नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नफरत फैलाओगे, साहेब के दरबार में ठुमके लगाओगे तो इनाम पाओगे। सच बोलोगे तो खामोश कर दिए जाओगे, खामोश कर दिए जाओगे। सवालों से भागते मोदी अब चैनल बंद करवाने लगे हैं। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है, स्पेशल सेशन बुलाओ, संसद का विशेष सत्र बुलाओ। अब विशेष सत्र होगा तो सवाल खड़े होंगे। पहलगाम से लेकर के डॉक्टर मेंडूसा, नेहा राठौर और बंद कराते हुए चैनलों के साक्षात उदाहरण, ये सब पर सवाल देना होगा, जवाब देना होगा। इन जवाबों से भगने के लिए क्या क्या करेंगे मोदी? क्या देश के सामने आएंगे? विशेष सत्र बुलाएंगे? आज करीब करीब पौने 2 साल का हो चुका है न्यूज लॉन्चर आपके सामने। आज का जो ये मिड डे मुद्दा है, ये सबसे विशेष है। 1.5 साल में हमने दर्जनों नहीं, शायद 100 बार 200 बार बोला होगा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सब्सक्रिप्शन नहीं ऑन करेंगे, हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे। लेकिन आज ये सो अलग है। आज हम उस प्रधानमंत्री के एक गुण को यहां पर रख रहे हैं। उन्होंने कहा ना, भीख मांगते थे और प्रधानमंत्री बने। बड़ा लंबा समय भीख मांगने में गुजारा। आज हम खुल करके आए हैं। चैनलों पर अब पहरा हो चुका है। चैनल कभी भी, कोई भी चैनल बंद करवाया जा सकता है। हम अपने किसी भी पत्रकार साथी या चैनल के लिए, हो सकता है अगर आलोचना करते हैं तो नीतिगत करते हैं, लेकिन आवाज किसी की भी बंद करवाई जाएगी तो उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। विरोध भी नीतिगत इसलिए क्योंकि अगर किसी कॉर्पोरेट हाउस, किसी राजनीतिक दल से पैसे लेकर के कोई भी चैनल चलता है, हम भी, तो हमें सार्वजनिक रूप से कह देना चाहिए कि हम फला कॉर्पोरेट हाउस से हमने मदद ली है, हम फला राजनीतिक चैनल से, दल से मदद ली है। कोई आपत्ति नहीं है, सबकी अपनी नीति है, सबकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन आवाज बंद करवाया जाएगा, इसका समर्थन हम नहीं करेंगे। मैं बड़ा साफ, हमारे चैनल में मैं हूं, मेरे मतलब बड़े भाई, अभिभावक, भाऊ हैं। बड़े साफ शब्दों में कहूं, हमारे आपस में भी हो सकता है कभी विचार न मिले, हो सकता है। लेकिन हम एक मामले में 100% सहमत रहते हैं। पत्रकारिता और आवाज बंद करवाने की कोशिश, पत्रकारिता को बंद करवाने की, ताला बंद, डब्बा बंद करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हम खड़े हो, किसी भी कोशिश के खिलाफ खड़े। और आज पहली बार हम खुलेआम अपील करेंगे, हमें आपकी अब मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास खुला अकाउंट है। हम अकाउंट भी सार्वजनिक करेंगे, अकाउंट भी सार्वजनिक करेंगे। वॉइस ऑफ विजडम ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट है जो न्यूज लॉन्चर को संचालित करता है। उस खाते में अभी सब कुछ निपटा दें तो 1,50,000 रुपए महीने से ज्यादा बचा नहीं होता है। कई बार फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 10-15 हजार बचते हैं। हर महीने के अंत में 50,000 40,000 रुपए बचते हैं, बमुश्किल बचते हैं। तो सीधी सी अब बात है कि हम किसी से ना आज तक किसी के आगे हाथ फैलाया है, हमको फैलाना होगा तो अपने दर्शकों के आगे हाथ फैलाएंगे। किसी कॉर्पोरेट से मदद नहीं लेंगे, किसी राजनीतिक दल से मदद नहीं लेंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे। हम कभी ये नहीं कहलाए जाने में अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे कि हमारे पास 150 करोड़ रुपए है, लेकिन किसका है तो हमने फलाने दल से चंदा लिया है, फलाने दल से पैसा लिया, नहीं लेंगे। आज भी कह रहे हैं, कल भी कहा था और आगे भी यही इसी लाइन पर कहेंगे। हमें कम से कम 6-8 महीने का बैकअप चाहिए, चाहिए। भाव को चर्चा में जोड़िए, क्योंकि ये मुद्दा, ये सिर्फ पत्रकारिता, सिर्फ मदद का नहीं है। स्वागत है भाव, सिर्फ मदद के लिए नहीं। हम आपको वो आज तस्वीरें दिखाएंगे। इस देश में एक भाजपा का नेता मंच से हटाया जाता है तो डीएसपी सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने माफी मांगता है कि अगर उनको ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सार्वजनिक रूप से डीएसपी माफी मांगता है भाजपा नेता मंच से हटाए जाने पर, उतारे जाने।
26 मौतें होती हैं, देश गम में डूबा होता है, पूरे देश को ठेस पहुंचती है। इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं माफी मांगता है? इस देश का गृह मंत्री क्यों नहीं माफी मांगता है? ये लाइन में ये बोल रहा हूं, हो सकता है इस लाइन के बाद इस चैनल पर और लाइन ना बोलने का मुझे मौका मिले। क्यों नहीं माफी मांगेगा? क्यों नहीं विशेष सत्र बुलाएगा? क्यों नहीं देश के सामने आएगा प्रधानमंत्री हमारा? हमने प्रधानमंत्री चुना है, हमने तानाशाह नहीं चुना है। आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मैं आज के वीडियोस, ताजा वीडियोस दिखाऊंगा, और राहुल गांधी खड़गे की चिट्ठी दिखाऊंगा। इससे पहले विपक्षी दलों से और चिट्ठियां लिखी गई, किरण रिजिजू का अब तक जवाब नहीं आया है। क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए कोई जनमत संग्रह होगा? क्या विशेष सत्र 1 मिनट के अंदर एक संस्तुति करनी है, राष्ट्रपति के उस पे विशेष सत्र कॉल कर दिया जाएगा? कैबिनेट एक बार चाहे प्रधानमंत्री चाहेंगे तो अभी ऐलान कर दें, ये शो खत्म होते होते एक विशेष सत्र आहूत कर दिया जाए। विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष फरियाद करेगा, गिड़गिड़ाएगा, चिट्ठी लिखेगा, सवाल कर लेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। देश के नाम पर बहस हो रही है तो देश का नाम मोदी रख दो। फिर देश के नाम पर बहुत बहस हुई, इंडिया है कि भारत है, मोदी चेंज करके रख दो कि मोदी का विरोध, देश का विरोध हो जाएगा, फिर तो ऑफिशियली हो जाएगा, देश का नाम ही मोदी हो गया। और ये खुशफहमी गलतफहमी निकाल दें कि इनके बंद करवा देने, चैनल बंद करवा देने से अरे हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे तब भी बोलेंगे, जेल में डाल दोगे तो जेल से चिट्ठी लिखेंगे, माफी थोड़ो मांग लेंगे, 4-5 चिट्ठियां लिख करके कि आपके सेवा में हाजिर रहेंगे, सरकार माफ कर दीजिए। पत्रकारिता में आए थे तो बहुत सोच समझ के आए थे। अब आज मैं शो को इंट्रोड्यूस करूंगा, सब दिखाऊंगा, लेकिन हम जिस विषय पे हमने कहा कि पहली बार हम जुबान आज खोलेंगे, हम भावुक के पास चल रहे हैं, क्योंकि मुझसे लाख गुना बेहतर फिर भावुक ये बात बोल पाएंगे, मुझे लगता है। सही कहा आशीष, आज एक विशेष सत्र है हमारा, ये विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना जा रहे हैं। आज भी हम एक विशेष शो कर रहे हैं। हम इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां हमारी मैत्री दोस्ती नहीं। भाजपा हमको दुश्मन मानती है क्योंकि वो सत्ता में है और हम सवाल पूछते हैं। कांग्रेस हमको दुश्मन मानती है क्योंकि जहां वो सत्ता में है वहां हम सवाल पूछते हैं। कांग्रेस भी हमारे खिलाफ केस करके बैठती है, दूसरी जगह बीजेपी वाले भी हमें घेरने के तुले हुए रहते हैं, क्योंकि हम आवाम की आवाज बनना चाहते हैं, ना हमें किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना। हमने राहुल गांधी से जब बात हुई थी तब भी मैंने यही शब्द कहे थे कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द मिसडीड ऑफ द गवर्नमेंट। बाय डिफॉल्ट कांग्रेस इज बेनिफिशियरी, वी आर नॉट वर्किंग फॉर कांग्रेस। यूपीए सरकार थी तो कोई बहुत बड़ा काम यूपीए सरकार ने नहीं किया था कि जिसके तहत मीडिया मतलब तब भी प्रेशर था मीडिया पे, हम जानते हैं, और आज भी प्रेशर है। लेकिन आज बिल्कुल इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है, बोलोगे तो जेल में डालोगे, बोलोगे तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। आज 4 PM बंद करने की खबर आई सुबह सुबह, 4 PM बंद किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि संजय शर्मा मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते, जब तक आप पत्रकारिता करेंगे तब तक मैं साथ रहूंगा। लेकिन फिर हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सकता है उनका एक चॉइस हो, उन्होंने एक कारपोरेट ग्रुप से हाथ मिलाया, उनकी चॉइस है। उस कारपोरेट ग्रुप को छोड़ के बाकी जगह पे वो लगातार सवाल उठाते रहे, उनके उस सवाल उठाने वाले इश्यूज को हम साथ देते हैं। लेकिन कोई भी पत्रकार कारपोरेट घराने के साथ जुड़े तो फिर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूं, इसलिए मैं अलग हो गया। उसके बाद उनकी मैंने आलोचना भी इसलिए की क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अडानी के खिलाफ बोलने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। तब मुझे लगा कि मुझे राष्ट्रद्रोही बोला गया, तब मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन उसके बाद ठीक है, संजय शर्मा ने व्यक्तिगत आरोप लगाए कि वो मेरी पोल खोल देंगे, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आज मैं संजय शर्मा के साथ खड़ा हूं, आज मैं 4 PM के साथ खड़ा हूं, इसलिए नहीं कि मैं अडानी से मैंने दोस्ती करी, इसलिए कि मैं बोलने की आजादी चाहता हूं, इसलिए कि मैं बाबा साहेब आंबेडकर के दिए हुए उस संविधान में श्रद्धा रखता हूं, इसलिए कि मैं सरकार मेरी है ये मानता हूं, प्रधानमंत्री को मेरा अभिभावक मानता हूं। क्या पिता को सवाल पूछने का बेटों का अधिकार नहीं होता? ये सवाल है।
क्या मोदी जी यदि कहें कि मेरा बचपन मुस्लिम लोगों के बीच में गया, मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता था, ईद में मेरे लोग मेरे पास आते थे, हम उनके घर जाते थे, क्या वो माहौल आज देश में नहीं बन सकता? आज यदि कोई कहे कि मुसलमानों अपने रेडियो पे मुसलमान लिखो और ये अलग जाति के इनसे दूर रखो, यदि कुछ कहे कि कश्मीर के बच्चों को हम हॉस्टल से भगा देंगे, ये इसके लिए जगह नहीं। कश्मीर के तो असेंबली में कश्मीर के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी देश से। उन्होंने कहा कि गलती किसी की भी हो, लेकिन मैं मुख्यमंत्री हूँ जम्मू कश्मीर का। मेरे धरती पर मैंने सैलानियों को बुलाया था। ये मेरा धर्म था कि मैं उनकी सुरक्षा करूं। नहीं कर पाया। उन्होंने रोना नहीं रोया कि मेरे हाथ में सुरक्षा नहीं है, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, माफी मांगने से बड़ा होता है। आदमी गलतियां करता है तभी कुछ करता है। जो गलतियां उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। जो गलतियां नहीं करते वो काम भी नहीं करते। प्रधानमंत्री ने जरूर विदेश से यात्रा कैंसिल करके वो आए, मुझे बहुत खुशी हुई। पहलगाम जाते और खुशी होती, उन लोगों के आंसू पोंछते और खुशी होती। वो बिहार के रैली में चले गए चुनाव के। उनकी प्रायोरिटी हो सकती है, देश की नहीं। देश की प्रायोरिटी वर्तमान में आतंकी। आज खबर है कि 50 टूरिस्ट स्पॉट जम्मू कश्मीर में बंद किए गए। हम क्यों डर रहे हैं पाकिस्तान से? क्या हमारे फौज में कमी है? आज भी पूरा 143 करोड़ देश इकट्ठा जोर से चिल्ला भी दे तो पाकिस्तान के कान फट जाएंगे। ये ताकत है भारत की। बस अब इच्छा शक्ति चाहिए। हम किसको देख रहे हैं? हम कूटनीति में हम कहाँ फेल हो रहे हैं? यदि हमने अपने घर में ये डिस्कस किया तो हम क्या होगा? आज ये कहा जाता है कि आप यहाँ बोलोगे तो पाकिस्तान में रीट्वीट होता है, पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। तो कम से कम भाजपा वाले ये तो मान गए कि अब विश्व एक ग्लोबल विलेज है। आप यहाँ भारत में बोलोगे तो पाकिस्तान में समझ में आ जाएगा। तो क्या भारत में 700 किसान मरते हैं तो क्या अमेरिका में समझ में नहीं आता? क्या यहाँ बेरोजगारी है? एक प्यून की जॉब के लिए 10 प्यून की जॉब के लिए लाखों लोग एमटेक और बीटेक वाले अप्लाई करते हैं। क्या ये बात विदेश में पता नहीं पड़ती? क्या हमारे देश में दलितों की उत्पीड़न होता है? क्या ये बात विदेशों में पता नहीं पड़ती होगी? क्या सिर्फ भारत सरकार को पूछे हुए सवाल ही पाकिस्तान जाते हैं? क्या बाकी चीजें नहीं जाती? जब इस देश की सारी वस्तुस्थिति पूरे विश्व को पता है, तो फिर राहुल गांधी पे ही आरोप क्यों कि विदेश में जाके भारत को बदनाम करते हैं? ये दो मुही बातें, ये दोगला चरित्र दुखी करता है और कुछ नहीं। ये संकट की घड़ी है, हम मानते हैं हम संकट की घड़ी है। हमने किस हालत में कहा, किसने, किस यूट्यूब ने, क्या कभी 4 पीएम ने पाकिस्तान को ग्रेट कहा? क्या 4 पीएम ने कभी पाकिस्तान को माफ किया? क्या 4 पीएम ने कभी पाकिस्तान को ललकारा नहीं? सबने ललकारा है। लेकिन अब अपने घर में कम से कम ये तो तय करें कि हमारी से चूक कहाँ हो गई। सीआईएसएफ की दीपक शर्मा को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सीआईएसएफ की ट्रूप वहां से किसके कहने पर हटाए गए? कोच ने फाइल पे साइन किया। ये सवाल तो हम पूछ सकते, क्योंकि यहाँ कोई पॉकेटमारी नहीं हुई, यहाँ कोई किसी का मोबाइल चोरी नहीं हुआ। यहाँ 28 लोगों की जान गई, 28 से जुड़े कई परिवार उजाड़ हो गए, बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। कई यंग, मतलब उसमें 6 कपल तो ऐसे थे कि जिनकी हनीमून के लिए आए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भी शुरू नहीं की थी। आज इस महिला के बारे में सोचे, आज उस महिला के सामने पूरा आयुष्य पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है और उसके सामने एक भयावह शांतता है। एक ऐसा वैक्यूम है जिसका कोई इलाज नहीं, ना कोई जवाब नहीं। दर्द होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी पीड़ित की जगह अपने आप को रख के देखिए, तब आप दर्द होगे। मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि कल न्यूज़ लॉन्चर ही बंद होगा। हम जानते हैं कि आज हम सब किराए के घर में रहते हैं। आज हमारा अपना जीवन सबके साथ, मैं रोना नहीं रो रहा हूँ उतना, लेकिन अच्छी पत्रकारिता करने के लिए इस देश में बहुत कुछ देना होता है। मेरे घर में कोई पीले चावल लेके नहीं आया। आज मैं मेरे लिए नहीं माँग रहा हूँ। आज मेरे ऑफिस में करीब-करीब 20 लोग हैं। उन 20 लोगों का भविष्य इस चैनल से जुड़ा हुआ है। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। इसलिए हम कुछ आह्वान करेंगे आपको और हम फिर भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं बताएँगे। मैं आज आपके सामने पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल चुका हूँ। गौतम भाई अडानी ने मुझे बाकायदा मिलने के लिए बुलाया था। भाई अडानी से मेरी बात हुई। एक बढ़िया मसाला चाय पी उनके साथ। मैंने उनके साथ खाकरा भी खाया। बहुत सारी बातें हो गई। उन्होंने अपने मन की बात की, मैंने अपने मन की बात की। उन्होंने मुझे सब बताया कि कौन से पत्रकार उनसे मिलके गए। मैंने उनको कहा धन्यवाद, मैं भी आपसे मिलके गया। लेकिन आप अपना काम करिएगा, मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। मैं गलत हूँ तो मुझे आप टोकिएगा, यदि आप गलत हो तो मैं टोकूँगा। इस बात पे हमारी मुलाकात खत्म हो गई और हमने आज भी उसके बाद, उस मुलाकात के बाद भी सबसे पहले मैंने ऑफिस में आके सब पूरे पूरे सहपाठियों के साथ, मेरे सभी कलीग के साथ मैंने ये कहा कि मैं मिल के आया हूँ, इसको अन्यथा ना लें। ये बात हो रही है और ये बात की। ऐसा नहीं कि मदद देने के लिए लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन मदद क्यों ले? हमारी ज़रूरतें बहुत कम है, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है। हमें कोई मर्सिडीज़ में नहीं घूमना है, हमको बड़े-बड़े फ्लैट भी नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि हमको चार्टर्ड में घूमना है। हमें ये भी नहीं है कि मुझे सी फेसिंग बंगला चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जहाँ हैं वहीं हैं। लेकिन यदि ज़िंदगी के इस मोड़ पे 62 साल की उम्र खत्म होने के बाद यदि मैं पत्रकारिता से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, तो फिर मेरा जीना व्यर्थ है। इसलिए मैंने कहा कि ये पत्रकारिता का जो व्रत लिया है हमने, वो लगातार कंटिन्यू रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि आज ये परेशान हो गए, परेशान नहीं। हमें लगा था कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को, आपातकाल को रिपीट नहीं करेगी। लेकिन ये आपातकाल दिखाई देता है मुझे। मैं ये नहीं समझ में आता कि यदि कोई चैनल है, हम तो आपके हैं, हम तो भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी तो नहीं हैं। यदि संजय शर्मा का 4 पीएम कोई गलत करता, उसको आप नोटिस देते, उसको आप बुलाते, उसको आप डिलीट करवा देते। यदि मेरे किसी कहने से, मेरे किसी वीडियो से यदि मुझे लगता है कि देश का नुकसान होता है, सरकार मुझे बताए, मैं सबसे पहले उसको डिलीट करूँ। लेकिन सरकार यदि राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र पे हमला, इस तमाम चीज़ों के चलते यदि उसकी आड़ लेके आवाज़ अभिव्यक्ति की आज़ादी को ग्रहण लगाएगी, तो बोलना तो होगा। हमने कहा कि हम रास्ते पे आ जाएँगे, मुझे और आशीष को कोई चिंता नहीं। हम तो रास्ते पे भीख माँगेंगे, हम रास्ते पे चौराहे पे खड़े होके ऐसा अपना कुर्ता भी लेके बैठूँगा, तो विश्वास है इस देश के लोगों पे कि वो हमें खाली नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है, मुझे याद है ये किस्सा आशीष, फ्री प्रेस जर्नल एक अखबार हुआ करता था। पी सदानंद सदानंद उसको चला करते थे और उस ज़माने में फ्री प्रेस जर्नल मुंबई का, ये एक पत्रकारिता की मिसाल था। क्या तो आज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस होगा। उस ज़माने में पी सदानंद का अखबार, आज भी पुराने लोग इतिहास खंगाली जर्नलिज़्म का पत्रकारिता था, तो फ्री प्रेस जर्नल के लोग आज भी कायम हैं। जब फ्री प्रेस जर्नल की बिल्डिंग जली, आग लग गई और सदानंद को लोगों ने कहा कि तुमने तो किसी को दोस्त नहीं रखा, क्योंकि पत्रकार किसी का दोस्त ही नहीं हो सकता है। तो पी सदानंद ने तब विक्टोरिया टर्मिनल के बाहर फ्री प्रेस अखबार नीचे बिठा के नीचे बैठ गए और लोगों से भीख मांगी और पूरा बंबई आया पैसा देने और अखबार खड़ा हो गया। ये इस देश की हमेशा साथ रहा है, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बी आर अम्बेडकर हो, ये सब पत्रकारिता से निकले हुए लोग हैं। अटल जी हो, आडवाणी जी हो, ये भी पत्रकारिता से निकले हुए लोग हैं। इसीलिए इन्होंने हमेशा पत्रकारों के सवालों को इज्जत दी, इन्होंने हमेशा पत्रकारों को गलत नहीं समझा। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आज हम आपसे कुछ मदद भी माँग रहे हैं, तो ऑफ़िस के लिए माँग रहे हैं। हमको कोई, मैंने फिर भी कहा कि हमारी ज़िंदगी वैसे ही है, जैसे हम जी रहे थे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने ज़्यादा लोग हमको देखते हैं, जितने ज़्यादा लोग स्नेह हमको देते हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे और बढ़ जाती है। हमें बार-बार ये सोचना होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे से है, हमसे कोई चूक ना हो। हमसे कोई चूक ना हो किसी को दुखाने की। हमको किसी की चूक ना हो किसी को बदनाम करने की। हमारे वजह से किसी का ज़िंदगी से उठना नहीं चाहिए। इसलिए हज़ारों खबरें रोज़ आती हैं, लेकिन जाँच-पड़ताल तड़कार करके, कानूनी पहलू देख के, उसके वकीलों को लीगल एस्पेक्ट पूछ के और उसके बाद क्या उस आदमी ने ये गलती पैसा कमाने के लिए की, समाज का बुरा किया या फिर उसको बहुत ज़रूरत थी इसलिए किया, ये भी पहलू मैं देखता हूँ। ऐसी कई खबरें हैं जहाँ लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन उसको माँ का इलाज करना था, तो हमने कभी उस भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार वाली स्टोरी को हाथ नहीं लगाया। बहुत सारी स्टोरीज़ करने के लिए है। बहुत सारे लोग यहाँ खबरें देते हैं। कई लोगों को ये भी झगड़े भी होते हैं कि हम आपको खबर देते हैं और आप बोलते हैं कि हम नहीं चलाएँगे। मैंने बोला हम नहीं चलाएँगे क्योंकि इसकी सत्यता का सत्यापन अभी हुआ नहीं। कई चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन अब जब सरकार ने तय किया है कि वो आवाज़ बंद करेगी। इसके पहले वशिष्ठ का एक चैनल था, बंद हो गया था। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद वशिष्ठ जी का चैनल वापस आ गया। 4 पीएम का भी चैनल पहले एक बार ऐसा झटका खा गया था। हमें आशा है कि संजय शर्मा का फिर चैनल वापस आ जाएगा। आज हम पूरे संजय शर्मा के साथ खड़े हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जहाँ ग्रहण लगेगा, वहाँ आवाज़ बुलंद होगी। रही बात बाकी चीज़ों की, हमने एक न्यूज़ लॉन्चर यूपी भी शुरू किया है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि जितने भी सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं, उसे सब्सक्राइब करिए यूपी को, न्यूज़ लॉन्चर यूपी को, ताकि कल ये बंद हो गया तो हम कम से कम हमारी आवाज़ वहाँ वहाँ शुरू कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे नहीं चाहिए। हमें सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको सिर्फ़ बेल आइकन दबाना होता है, लाइक शेयर करना होता है। आप उतना कर लीजिए, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम बार-बार कह रहे थे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अब हमको लग रहा था कि इस देश में सब कुछ हो सकता है। इस देश में सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की आपातकाल की यादें ताज़ा नहीं हो सकती। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम से यदि आवाज़ बंद की जाती थी,
इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी राष्ट्रवाद के नाम से लगाई थी। इंदिरा जी ने कतई नहीं कहा था कि मैं सत्ता में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी आपातकाल लगाया था, तो यही बोल के लगाया था कि देश खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है। मिलिट्री में लगातार विद्रोह करने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिसों को विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐसी तमाम बातें इंदिरा जी ने कह के आपातकाल लगाया था, और आपातकाल में क्या हुआ और आपातकाल की परिणति क्या हुई, ये इस देश ने देखा है। देश बदला नहीं है, देश का सोच आज भी वही है, देश का विचार आज भी यही है। और जिस दिन देश की आजादी की अभिव्यक्ति पे आवाज आएगी, फिर वही इमरजेंसी के बाद की चीजें। बस हमारे सत्ताधीशों को थोड़ा संयम से लेना होगा। यदि आप सत्ता में हैं, यदि आप लोगों को सुनाते हैं, मोदी जी आप हमारे अभिभावक हैं, आपकी मन की बात यदि आप हमको सुनाते हैं, तो हमारी भी मन की बात आपको सुननी। हमारी मन की बात में हम कोई आपको गाली नहीं देते, हमारी मन की बात में हम आपको गुज़ारिश करते हैं, कई सवाल पूछते हैं। यदि आपके कुछ लोग गलत काम करते हैं, तो उसके ऊपर उँगली उठाते हैं। हम बताते हैं कि ये गलत है, और यदि ये सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम यदि आप सुनाते हैं, तो आपको सुनना चाहिए। यदि सुनने से इतनी नफ़रत क्यों है? क्या आपको लगता है कि कोई पोल खुल रही है? सुनने से नफ़रत क्यों? नहीं, किस बात की? पोल ही यदि खुल रही है आपको भाव। लगता है यदि आपको लगता है कि वहाँ गलती हो गई, यदि आप कहते हो ऑल पार्टी मीटिंग में सुरक्षा में कहीं चूक हो गई, तो उस चूक की माफ़ी माँगने से मैं आज भी बता दूँ, आज भी देश प्रधानमंत्री को इतना प्यार करता है, प्रधानमंत्री के एक माफ़ी माँगने पे पूरा देश उनके साथ ऐसा खड़ा हो जाएगा, मानो भारत के पीछे हिमालय खड़ा है। लेकिन कम से कम ये माने तो सही, कहीं न कहीं आदमी को अपना अहंकार दूर रखना होता है, क्योंकि आप जितने ऊँचे पद पे जाते हो, उतना आपको ग्राउंड पे रहने की ज़रूरत होती है। ऊँचे पद पे तो कई लोग आए और कई लोग गए, कोई शाश्वत नहीं। आपको लगता है आप शाश्वत हैं, आपने कह भी दिया था कि मैं अविनाशी हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, लेकिन शायद आपकी गलती आपने ठीक कर ली, बाद में आपने खुद कहा कि नहीं, मैं भी एक मैं भी एक इंसान हूँ, जिसको जन्म-मृत्यु के फेरे में रहना है। उम्र सबकी बढ़ती है। आपकी जगह कोई दूसरे प्रधानमंत्री आएँगे, या नेहरू से लेके आप तक कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए। लेकिन नाम प्रधानमंत्री का उनका होता है, जो जनता की पीड़ा को समझता है, जनता के साथ समझता है। आज इसीलिए हम आपको बार-बार अपील कर रहे हैं। आप ये जो आपको आवाज़ की अभिव्यक्ति या फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कई विधाएँ कहाँ-कहाँ रोकेंगे सर आप? कहाँ-कहाँ रोकेंगे आप? जब सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी हुकूमत ने पूर्ण रूप से चारों तरफ से घेर लिया था, तो वही सुभाष चंद्र बोस है जिनका नाम लेते हुए आप लोग थकते नहीं हो। वही सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कर गए, और भारत से पलायन करके कहाँ गए? वो जर्मनी गए, और जर्मनी रेडियो से जब उनकी आवाज़ सुनी, तो पूरा भारत थिरक उठा। आवाज़ कहीं से भी उठ सकती है, आवाज़ दबा नहीं सकते। जब तक जीवित हूँ, तब तक बोलता रहूँगा, सवाल उठाता रहूँगा, किसी के प्रति द्वेष से नहीं। यदि मैं आप बीजेपी के प्रति मेरा द्वेष होता, तो कांग्रेस मेरे पे केस नहीं करती। विपक्ष से भी मैं अपील करता हूँ, विपक्ष लिप सर्विस कर दे। अभी कांग्रेस ने बहुत बड़ा अधिवेशन किया हैदराबाद। हैदराबाद में उस कांग्रेस के अधिवेशन का एक रिपोर्ट मैं टेलीविज़न पे देख रहा था। रिपोर्ट में वो कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो भी आपको लीगल एड कर देंगे, ये कर देंगे। इसके पहले कर्नाटक में एक बड़ा कांग्रेस ने ऐसा ही अधिवेशन आयोजित किया था, जिसमें हमको भी बुलाया गया था। हमें कई लोग थे वहाँ पे जो पैसे माँग रहे थे कि हमको आर्थिक मदद, हमने कहा कि आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमको सूचनाएँ चाहिए, हमें सत्य सूचना चाहिए, हमें एग्ज़ैक्टली क्या हुआ ये बताना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से सूचनाएँ नहीं आती। तब हमको ये बोला गया था कि सूचना भी देंगे आपको और आपको लीगल एड भी देंगे। लेकिन उसी के बाद हमारी ही चैनल पे नीलू व्यास के एक इश्यू पर कांग्रेस के सारे लोग फ़ोन उठाना बंद कर दिए। आखिर जो एक वकील थे, जो प्राचार्य हाँ, प्राचा हाँ, ने प्राचा लड़ा, बाकी फोन तो उठाना प्राचा बंद ने कर दिए। अपने नीलू व्यास अपने पर बलबूते पे भाजपा के प्रवक्ता ने प्राचा नोटिस ने भेजा। अपने प्राचा ने अपने बलबूते पे ये केस लड़ा, और फिर ये अब मामला आगे बढ़ा। आज फिर हैदराबाद में वही बात हुई। आदरणीय सप्पल जी, जो बहुत खड़गे जी के नज़दीक है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, एग्ज़ीक्यूटिव है, उन्होंने भी कहा कि हम आपको ज़िले-ज़िले में लीगल एड देंगे। सप्पल जी, तब तो आप दिल्ली में ही नहीं दे पाए, तो आप ज़िले-ज़िले में क्या देंगे? तो नेपोटिज्म सरकार अपोज़िशन को भी अपना रोल यदि सही ढंग से निभाना हो, तो उनको निभाना चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है, पत्रकार इज़ द जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज़ अ फ्रेंड ऑफ अपोज़िशन। पत्रकार ये हमेशा विपक्ष का दोस्त होता है। जब सत्ता पक्ष में यूपीए था, तब हम बीजेपी के दोस्त हुआ करते थे। आज बीजेपी सत्ता में है, तो आज हमको कांग्रेस के दोस्त मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, हमारी तरफ से तो हम हमारा काम कर रहे हैं, क्या विपक्ष अपनी तरफ से काम कर रहा है? विपक्ष से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 2 बातें यदि
कोई सहानुभूति की भी बोल दे तो लगता है कि नहीं कोई साथ है। लेकिन इसके बावजूद जनता जनार्दन जो लाखों की तादाद में हमें देखती है, हम उनका आभार है। उनका सारा चीज़ हमारे सर आँखों पे। हमें सजेशंस भी आते हैं, लोगों को बुरा लगता है तो वो भी बोलते हैं। छोटी-छोटी बातों पे पीछे न्यूज़ लॉन्चर का बोर्ड क्यों नहीं है, इस पे भी नाराज़ होने वाले हमारे श्रोता हैं और हमें कहते हैं कि आप पीछे न्यूज़ लॉन्चर के बोर्ड के बगैर कैसे बैठ गए? अधिकार से पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका चैनल, ये आवाम का चैनल है, ये आप सबका चैनल है। हम तो इसके सिर्फ़ निमित्त हैं। तो एक बार फिर अपने चैनल को ज़िंदा रखिएगा। अभी आशीष आपको नंबर देंगे, यदि आप दे सकते हैं। मैं ये बार-बार कहता हूँ महँगाई का समय है, सभी के लिए बहुत परेशानी, फाइनेंशियल क्रंच सब जगह पे है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो नीचे गए दिए हुए नंबर पे यदि आप जो आपके हिसाब से जो आपको लगे, यदि वो कंट्रीब्यूट करे, तो कम से कम हमारे पास 6 महीने का बैकअप रहेगा, ताकि हम इस आज़ादी की लड़ाई को, अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई मतलब मैं मानता हूँ कि 1947 में ही आज़ादी मिली। मैं मानता हूँ कि एक बार इस आज़ादी को ग्रहण लगा जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया। अब ये फिर से कहीं मुझे ग्रहण लगता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आप हमें मदद करेंगे। ये एक बार फिर से आपको, जिसने मदद की उसका भला, जिसने नहीं की वो भी मेरे अपने हैं। मजबूरियाँ हर एक की होती है। मैं ये नहीं मानता कि हर एक को ही करना है। जितनी आप मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली उतना करिए। नीचे नंबर दिया जाएगा, नंबर पे अकाउंट में आप पैसे देंगे। हमारे पास क्यूआर कोड की भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि कभी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ये समय भी आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से लगा धनाधन सरकार एक्शन ले रही है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आपसे गुज़ारिश करूँ, इतने दिन हमने आपकी सेवा की, बस थोड़ी-सी मदद माँग रहे हैं, यदि वो आप करें तो। साथ ही हमारा जो चैनल है दूसरा, न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यदि उसको आप सब्सक्राइब करें, तो यदि ये बंद हो गया तो हम वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। और हम कुछ रास्ते ढूँढ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सुबह से आज हमको कई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, रिटायर्ड जजेस हाई कोर्ट के, उनके फ़ोन आए हैं, वो भी रास्ता ढूँढ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल लड़ाई 4 पीएम की नहीं, ये संजय शर्मा की लड़ाई नहीं। मैंने कहा ना कि जब देश पे आपत्ति आती है, तो सारे एक हो जाते हैं, उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं। आज संजय के साथ विचारधारा की लड़ाई नहीं। संजय के साथ विचारधारा की लड़ाई मैं हमेशा लड़ूँगा, क्योंकि वो उम्र से मेरे से छोटा है, मैं उम्र से उससे बड़ा हूँ। वो लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। लेकिन यदि उस पे संकट आया, क्योंकि वो मीडिया का एक हिस्सा है, मैं साथ में खड़ा रहूँगा, ये मैं आज वचन भी देता हूँ। किसी के साथ भी, संजय ही नहीं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके ऊपर लगातार मुझे लगता है, अभी वशिष्ठ के साथ भी लगातार सब लोग खड़े थे, हम भी खड़े थे। संजय के साथ भी हम आज खड़े हैं। लेकिन सरकार को एक बार फिर अनुरोध, माँ-बाप आप यदि मन की बात सुनते हैं, तो जन की बात भी सुनने का प्रयास करें। कोई आपको घर कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है, कोई आपकी सरकार नहीं गिरा रहा है। सरकार बोलने से नहीं गिरती, मैं आपको बता दूँ, सरकार गिरती है नंबरों से। तो नंबर आपके पास इतना बड़ा है कि आप सरकार नहीं गिरेगी। इस बात की हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि सरकार इससे गिरेगी। लेकिन हाँ, सरकार है, सरकार चलेगी। जनता की तकलीफ़ें हैं, वो आप तक पहुँचाना, ये हमारा परम धर्म है, जो हम कर हो सकता है कि इमोशनल होके ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन आप अ, हमें इस बात को लेके साथ देंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अब आशीष की तरफ शिफ्ट होता हूँ। मैं 2 मिनट लूँगा, फिर हम कार्यक्रम पे आएँगे। आज चर्चा ही हमने नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, लेकिन ये बहुत, एक तो भाव ने क्लियर कर दिया, संजय शर्मा के साथ हमारा अगर कुछ भी है तो सैद्धांतिक है। सबके अपने सिद्धांत हैं, हमें नहीं लेना है, ये हम तय करेंगे कि हमें नहीं लेना है कॉर्पोरेट से। संजय शर्मा का हम नहीं तय कर सकते या किसी का भी नहीं तय कर सकते। दूसरी चीज़ ये भी है, भाव ने कहा ना कि बहुत सारे लोग, हमें तो मतलब कई बार इस चीज़ के ज़्यादा अनुभव भाव को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाते हैं। कुछ होता है ईश्वरीय कॉम्बिनेशन, भाऊ और हम साथ हैं, दोनों जुबान में मिर्चा है। तीखा बोलते हैं, टेढ़ा बोलते हैं, थोड़ा-सा कि मतलब, तो पत्रकारिता में भी बहुत लोग हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। बहुत सारे लोग पत्रकारिता में भी रूठे-रूठे से, नाराज़-नाराज़ से रहते हैं। लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा हो चाहे ना हो, आज हम सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहे हैं, हमारे साथ कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन पत्रकारिता में कोई भी होगा, अपना निजी सिद्धांत उसका भले हो कि हम फलाने से ले लेंगे, ढिमकाने से ले लेंगे, यहाँ समझौता कर लेंगे, हमारा है, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता पर आँच आएगी, तो पत्रकारिता में कहीं कोई भी होगा, जहाँ खड़ा होना होगा, चौराहे पे, रोड पे बैठना होगा, लाठी खाना होगा, जेल जाना होगा, हम तैयार। बिल्कुल, हम अपने तरफ से ये वन वे कमिटमेंट, एक तरफा कमिटमेंट है हमारा।
हम यही हमारी एक ही दिक्कत है कि हम जुबान से थोड़ा सा तीखे हैं, इसलिए लोग डाइजेस्ट कई बार नहीं कर पाते, साथी भी नहीं कर पाते डाइजेस्ट, ये बड़ा क्लियर है। इसलिए हम आगे चर्चा पर आ रहे हैं, बस आपसे है कि आप उत्तर प्रदेश वाला जो चैनल है कि वैकल्पिक जिस दिन इसको रोके तत्काल वहां पर हम को आप सुनेंगे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी वाले चैनल का हम लिंक डाल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे होता है। उसके अलावा जो अकाउंट की बात है, हम 6 महीने का बैकअप लेकर के अब चलना चाहते हैं, अब क्योंकि हम आज की तारीख में हैंड टू माउथ है, आज की तारीख में जब से हम चले हैं हैंड टू माउथ है, जितना आता है उतना जाता है, उसी से हम हमारी भी जिंदगी उसी से चलती है। बड़ा क्लियर कर दे, कोई राशन का, किराना का, धनिया मिर्च कोई दुकान नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई गैस एजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, और होता तो बोल नहीं पाते यहाँ बैठ करके। और फिर निवेदन तो है ही है, लेकिन मोदी जी के साथ साथ ये निवेदन के साथ साथ यह भी बड़ा स्पष्ट शब्द में कह दें कि ये डराने की कोशिश, घोषित आपातकाल से ज्यादा अघोषित आपातकाल खतरनाक होता है। और अपोजिशन पर भाव ने कहा ना, घोषित आपातकाल में एक जीवित अपोजिशन था, और आज अघोषित आपातकाल में एक मृत अपोजिशन है, मृत विपक्ष है, मृत विपक्ष है। खाली इनका वही लिप सर्विस जो भाव का शब्द है, वो खाली जबानी जो खर्च है। तो हमको ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी कार्यक्रम के पहले तमाम लोगों से चर्चा हुई तो हुआ कि वो डालते हैं, स्कैनर डालते हैं, लेकिन वो जो ट्रस्ट का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसका स्कैनर कैसे आता है, क्यूआर कोड स्कैनर में बोल रहा है, क्यूआर कोड, वो जो भी है टेक्निकल फिनांस वाला, थोड़ा बैंकिंग वैंकिंग का नहीं उतनी जानकारी है हमें, तो वो हमारे पास है नहीं क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में हो सकता है आपको पता भी चले ना चले, इसलिए भी हम थोड़ा सा कर रहे हैं कि जब तक क्लियर ना हो जाए कि कहीं हम और तो नहीं डाल रहे पैसा या आशीष चित्रांशी या अशोक वानखेड़े के निजी अकाउंट में या कहीं हो। तो जो है वॉइस ऑफ विजडम ट्रस्ट का हम उसके डिस्क्रिप्शन जो हमारा है उसी में जहां पर लिंक डालेंगे यूपी वाले चैनल का, वहीं पे अकाउंट का डिटेल भी डाल दे रहा है। उतना तामझाम समझने में हमको भी टाइम लगेगा कि कैसे क्या होता है क्यूआर और ये सब, तो हम वो डाल दे रहे हैं और आप लोग पे सब छोड़ दे रहे हैं, जैसे सब आज तक छूटा हुआ था वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। रही बात बोलने, ये नहीं बंद होगा, जुबान नहीं बंद। ये कोई गलतफहमी, फिर गलतफहमी, हम तो उसी भाषा में कहेंगे, गलतफहमी अगर है तो मोदी जी, अमित शाह सब गलतफहमी दूर कर ले। आज तक एलजी से लेकर के किसी ने नहीं माफी मांगा। आपको हम पहला विजुअल दिखाते हैं, दिखाइए हरियाणा में, ये डीएसपी एक मनीष सिंगला नाम के नेता को मंच से हटा दिया तो कैमरे पर माफी मांगनी पड़ी है। सुनाइए, ऑडियो खोल दी। डीएसपी जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूँ और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं। हटा दीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं, जवाब से संतुष्ट हैं। ये वर्दी पहन के 3 स्टार कंधे पर लगा के डीएसपी साहब को इसलिए माफी मांगनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री को मंच से उतार दिया था मनीष सिंगलक। ये पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के सुपुत्र हैं, बगल में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से भी ये ऊपर बैठे हैं। इनको न पहचानने के लिए डीएसपी 3 स्टार लगाया है, वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है सवालों से। वो माफी मांग रहा है, कैमरे पे माफी मंगवाई जा रही है, कैमरे पे है। डबल इंजन, डबल इंजन, ये डबल इंजन पूरे देश को रौंदने के लिए है। फिर कहोगे सवाल पूछा, डबल इंजन रौंदने के लिए है, माफी मंगवाओगे, सबके स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाओगे, और देश का स्वाभिमान जब चकनाचूर हो रहा है तो अपनी जुबान नहीं खोलोगे। माफी कैमरे किसको मांगनी चाहिए? अब मैं एक चिट्ठी और दिखाता हूं, फिर भाव उस सवाल पे जाता हूं।
जरा दिखाइए खड़गे जी और राहुल जी दोनों चिट्ठी दिखाइए। स्पेशल सेशन के लिए कल भी डिमांड की गई थी। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एट दिस मोमेंट व्हेन यूनिटी एंड solidarity is is essential. essential. Opposition believes that it is important to convene a special session of both the houses of parliament at the earliest. This will be powerful demonstration of our collective resolve and will deal with the brutal terror attack in Pahalgam on the innocent civilians on 24th April 2025. ये यही कह रहा है कि दोनों हाउसेस का यदि हम वो करते हैं स्पेशल कमेंस सेशन करते हैं, सेशन करते हैं, स्पेशल सेशन करते हैं, तो इससे सिर्फ देश की यूनिटी, सॉलिडेरिटी, या हम पूरा देश उन विक्टिम के साथ खड़ा है, यही दर्शाएगा। ये कोई ये पाकिस्तान को एक मैसेज जाएगा। कल भी कपिल सिब्बल ने भी यही कहा। हाँ, ये देखिए राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी, डियर प्राइम मिनिस्टर, टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम हैज outraged every Indian. All the official at this time official India must show that we will always stand together against terrorism. The opposition believe that a special session of both houses of parliament should be convened where the representation of the people can show their unity and determination. We request that such a special session to be convened at the earliest. ये चिट्ठी है, हाँ, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ये चिट्ठी लिखी जा रही है स्पेशल सेशन के लिए, वहां माफी मंगवाया जा रहा है। वहां लखनऊ दनादन FIR चल रहा है। डॉक्टर मेंडूसा, असिस्टेंट प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, FIR कर दिया गया है। क्या कहा था मेंडूसा ने? ये कहा था, मैं बता दे रहा हूं क्या कहा था। जब आतंकवाद ये चला कि धर्म पूछ के मारा गया, तो कहा मेंडूसा ने कि धर्म पूछकर जो मॉब लिंचिंग होती है वो भी आतंक है, धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जाता है वो भी आतंक है, धर्म पूछ करके अत्याचार किया जाता है वो भी आतंक है। ये बोला, FIR हो गई। अखिलेश की एक क्लिप दिखाते हैं और फाइनल ही सवाल लेंगे। अखिलेश की एक क्लिप दिखाते हैं, उसमें नेहा राठौर भी इन्वॉल्व है जिस पर FIR हुई। सुनिए। आ गया ये आज तक वालों ने बहुत से चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। फुल वॉल्यूम ठीक है सर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपौ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। हम तो कह रहे हैं नेहा राठौर पे FIR हुआ, गलत क्या बोला? थोड़ा व्यंग है, तंज है। इस व्यंग और तंज पे इन्हें पता ही नहीं है, दरअसल उसके लिए साहित्य पढ़ना पड़ता है।
अगर प्रहार किया जाए ना, साहित्य का प्रहार, इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर में भाऊ बाबा नागार्जुन, पढ़िएगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंदिरा, एक एक लाइन बाबा नागार्जुन की, एक एक लाइन से इंदिरा हिल जाती थी। बाबा नागार्जुन ने जो लिखा, क्या वही दौर है? ये तो फिर भी बाबा नागार्जुन की मारक क्षमता से बहुत कम है। अभी नेहा की हम तुलना भी नहीं कर सकते। नेहा अभी बहुत मतलब उम्र में कम है, तजुर्बे में बहुत कम है। इनसे सवाल मत देखिए, पूछिए। इवन मनीष शर्मा की कुछ कविताएं मैंने जब पढ़ी थी, वो भी बहुत तीखी थी, कि जो कहते हैं कि यहाँ से खामोशी से जाइए, ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है और लोकतंत्र इसमें सो रहा है। लोगों ने जिंदा रखा था। मैंने कहा ना कि यदि आज हरिवंश राय बच्चन होते तो मधुशाला नहीं लिख पाते, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाती, उसमें भी उनको घर जलाया जाता, बुलडोजर चल जाता, मंदिर मस्जिद मेल कराती, मंदिर मस्जिद बेल कराती, मेल कराती मधुशाला, इस वाक्य पे तो बवाल हो जाता। लेकिन साहित्य एक अलग होता है, पत्रकारिता एक अलग होती है, सवाल एक अलग होता है। सरकार के पास ज्वलंत सवाल, यदि सरकार का सूचना तंत्र अपना कमजोर है, जहां उन्हें समझ में नहीं आता समाज में क्या हो रहा है, तो पत्रकारिता की दृष्टि से समझ में आता है, विरोधी पार्टियां क्या कहती है इससे समझ में आता है। मुझे याद है जब एक स्पेशल सेशन गुजरात की विधानसभा का शुरू हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री होने जा रहे थे, तो उनको विदाई समारोह का वो सेशन था। उस सेशन में एक तरफ से जो विरोधी पार्टियां थी उनके तरफ से एक भाषण हुआ, उसका रिप्लाई देते समय जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही। प्रधानमंत्री अपना स्वयं का भाषण एक बार सुन ले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब मैं यहाँ पे इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मैं आपको आज बता दूं कि जब विपक्ष यहाँ पे सवाल उठाता था तीखा और बहुत सारे बहस करते थे, तो लोगों को लगता था कि हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सदन खत्म होने के बाद जब मैं ऑफिस जाता था, तो मैं उस पूरे बहस में से जो पॉइंट है उसको निकाल कर उससे हमारे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में मदद क्या हो सकती है ये देखता था। उस सूचना के आधार पे गलत क्या हो रहा है इसके ऊपर मैं एक्शन लेता था। तो प्रधानमंत्री जो स्वयं ये कहे कि गुजरात विधानसभा में जब विरोधी पार्टियां हमला बोलती थी, उसमें से भी उनको सूचना मिलती थी, उनसे भी वो कुछ सीखते थे ताकि अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारे। वही प्रधानमंत्री जी है जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आज इस सेशन में जो डिस्कशन होगा उससे बहुत सारी चीजें सरकार को सीखने को मिलेगी। सरकार अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लेगी। अभी 2029 को तो चुनाव में बहुत टाइम है। गलती हमेशा इंसान करता है और उसको रेक्टिफाई भी करता है। हमारे पुराणों में हमने देखा कि जो भगवान स्वयं मनुष्य का रूप लेके अवतार लेके आया, उसने भी गलतियां की और उस गलती को उन्होंने संभाला भी। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना ये इंसान की फितरत है, माफ करना ये दैवत्व है। जनता तो हमेशा, सरकार ने जब जब गलतियां मानी है लोगों ने माफ किया है। मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं माफी मांगने की बात नहीं करता। एक सेशन हो जाए, सेशन में बहुत सारी चीजें चर्न आउट होगी और एक मैसेज जाएगा स्ट्रांग। पुलिस अफसर माफी मांगे भाऊ। ट्रम्प से लेके चाइना तक, अरे क्या माफी, क्या क्या कौन कौन नहीं मांगता भाई साहब। मतलब अभी तो फ्री फॉर ऑल हो गया है। अभी सीतारामैया बताओ, एक स्टेज पे खड़े थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री और स्टेज पे कोई कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ महिलाओं ने सामने अपोजिशन में वो झंडे उठाए तो उन्होंने उठा के उस पुलिस ऑफिसर पे हाथ ही उठा लिया। वो तो अच्छा हुआ पुलिस ऑफिसर पीछे हट गया। अरे विपक्ष है कर्नाटक में, बीजेपी विपक्ष है, वो विरोध करेगी जैसा आप यहां विरोध करते हो केंद्र में बीजेपी का। तो विरोध करने वालों को निपटाने का ये तरीका है कि आप पुलिस पे हाथ उठाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ है, सभी दृष्टि में भंग पड़ी है पूरे कुएं में। नहीं, अब तो घर देख लिया ना, वो कहते हैं ना कि घर देखना नहीं ठीक है। हाँ, घर देख, बहुत, हाँ, जो बुढ़िया आएगा मरने का,
बुढ़िया मरने का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया। हाँ, अब तो सबने देख लिया कि इस देश को कैसे चलाना है, इस देश की मीडिया को कैसे चलाना है। अब बिल्कुल, नेताओं ईडी को वो रास्ता इनकम दिखाते टैक्स, सीबीआई का कैसा उपयोग करना, न्यायपालिका को कैसा दबाना, न्यायपालिका के खिलाफ कैसा फ्रंट खुलवाना, हम्म, ये बहुत सारी बातें हैं। आज रविशंकर जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था हम्म, कि राहुल गांधी और खड़गे का कंट्रोल ही नहीं है अपने लोगों पे, हम्म, कुछ भी बोलते हैं। तो फिर आपका निशिकांत दुबे पे कंट्रोल है क्या? हम्म, आपके रविशंकर जी, आपके आपके पार्टी पे कंट्रोल है क्या? जो आप एक बार बोल गए कि मुसलमान तो हमको वोट देते ही नहीं, ये आपका ही वक्तव्य है। हम्म। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य था क्या? निशिकांत दुबे के आपके यहाँ जो भी कुछ बक 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 करता है, उसके बाद आप एक स्टॉक रिप्लाई होता है, ये उनके निजी विचार है, पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती। हम्म। तो निजी विचार क्या सिर्फ बीजेपी में ही व्यक्त कर सकते हैं लोग, बाकी पार्टियों में नहीं कर सकते? नहीं, तो बाकी राजनीतिक दलों में यदि निजी विचार व्यक्त किए तो आप उस राजनीतिक दल के मुखिया को और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलेगी कि आपका पार्टी से कंट्रोल नहीं है। भरी संसद में नथुराम गोडसे का महिमा मंडन होता है, तो क्या मोदी जी और नड्डा जी का कंट्रोल था क्या पार्टी पे? नहीं है। कंगना सवाल है। रनौत किसानों को क्या क्या बोलती है? या उसको एक दूसरा एंगल है कि आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे का वाकई कंट्रोल नहीं है, जो आए वो बोलता है, और आपका आपके पार्टी में आपके नेताओं का इतना कंट्रोल है कि वो दूसरी साइड वालों को भी वही बुलवाते। क्या निशिकांत जी को वही बुलवा रहे थे क्या? गोली मारो सालों को वही बुलवा रहे थे, साध्वी प्रज्ञा को वही बुलवा रहे थे? नहीं, हमारी पार्टी तो कंट्रोल है, हम भी खुद बोलते हैं बिल्कुल कंट्रोल में जो बोला जाता है, और उनको भी हम ही बुलवाते हैं। क्या आपका कहना ये है? हर आदमी गरेबान में अपने अपने तरफ देखता नहीं है, बस विपक्ष में हमला करो, विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमला करे, सत्ता और विपक्ष ये तुम्हारी सत्ता की लड़ाई है, इसमें भारत की जनता कहाँ है? सवाल ये है। जनता भी है इसमें पीछे जाने में, जनता पीछे जाने में है। कंट्रोल की बात किए, योगी के एक मंत्री हैं रघुराज सिंह, हाँ, कहे कल परसों हमला वो हुआ एक सांसद पे, वो अब ये सांसद इनके सहपाठी है। हाँ, रामजी लाल सुमन इनके साथ बैठते हैं सदन में, उसके ऊपर हमले को जस्टिफाई करते हैं ये लोग। अरे हमला करने वाले कर रहे, ठीक कर रहा है, और ठीक कर रहे हैं। उतना नहीं भाऊ, अभी एक पोजीशन पे तो हमने चर्चा नहीं की, दिखाया नहीं, कहा ठाकुरों को चैलेंज मत करना, अगर एक किसी गांव में 10 ठाकुर है ना तो 100 वोट डलवा देंगे। ये बताइए, लोकतंत्र पे, लोकतंत्र का कपड़ा उतार के सब नंगा नाच कर रहे हो, और हम पूछेंगे तो कहेंगे कि पूछ क्यों रहे हो, चैनल बंद करो। ये नहीं तो रविशंकर प्रसाद ये बोल दे कि जो ठाकुर जो मंत्री है उनके, उन्होंने जो यूपी में कहा वो नड्डा जी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का मनीषा है, और यदि नहीं है तो फिर इसका इनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का, इन सब ने मजाक बना रखा है। और इसको नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा कौन है? जो ये कह रहा है 10 ठाकुर 100 लोगों को डलवा देंगे, वो नेशनल सिक्योरिटी खतरा है। बंद उसे करो, है हिम्मत बंद करने, करो बंद उसे उठा के मंत्री को। 10 ठाकुर मतलब क्या? 10 ठाकुर 100 लोगों का वोट डलवाने का मतलब समझ रहे हैं आप भाव? लोकतंत्र को बंधक किडनैप करने की बात, धमकी बाहुबल पर लोकतंत्र चलेगा? ऐसा आदमी बाहर रहेगा, मंत्री बन के बैठेगा, सिक्योरिटी में घूमेगा, और हम लोग पूछेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी खतरा हो गया, खतरा हो गया नेशनल सिक्योरिटी को। कैसे पूछ लिया भाई? अशोक वानखेड़े ने बड़ा तीखा सवाल पूछा है, बंद करवाओ इसको। और ये लोकतंत्र को मुट्ठी में कैद कर लेंगे, बाहुबल पर कंधे रख के घूमेंगे, और कहेंगे कि इनका मतलब सत्ता का जो ना, सत्ता कहते हैं, सत्ता जब इस पे माथे पे चढ़ जाती है तो आदमी को पता ही नहीं चलता कपड़ा पहना है कि उतार के घूम रहा है। यही हो रहा है। इजाजत दीजिए हमें, आखिर में चलते चलते फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपसे निवेदन है, और निवेदन हम तो भैया ऐसे बोलते हैं हम लोग, निवेदन भी है, जो कहिए आप उसको, लेकिन हम आपसे इसके लिए मतलब बड़े आभारी होंगे। ज्यादा हमें नहीं चाहिए कुछ, आप एक बैकअप चैनल साथ साथ रखिए जहां हम फिर बोल पावे, सवाल पूछ पावे, और साथ साथ में 6 महीने बैकअप हो जाएगा, तत्काल वही हम क्लोज कर देंगे। हमें नहीं उससे 6 महीना, हमारे
हम पता है चिंतित तब होते हैं, सुबह से भाऊ भी उसी में लगे कि हम ऑफिस चला रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, वो वीडियो एडिट करते हैं, सब करते हैं, कहाँ छोड़ देंगे उन्हें हम? कहाँ छोड़ देंगे? कहाँ जाएंगे? हैं? या किसी नेता के पीछे हम भी कहें कि लाइए आपका सोशल मीडिया मैनेज कर देते हैं, ये तो हो नहीं पाएगा। चलिए इजाजत दीजिए, अभी फिर थोड़ी देर में हम आ रहे हैं। नमस्कार।